हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द नेक्स्ट लेक्चर। लास्ट लेक्चर में बच्चों हम लोगों ने व्हीटस्टोन ब्रिज पढ़ा था। व्हीटस्टोन ब्रिज का प्रिंसिपल देखा था और उस पर हमने एक बेसिक सा क्वेश्चन देखा था। इन टुडेज लेक्चर वी आर गोइंग टू सी अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज, व्हीटस्टोन प्रिंसिपल, दैट इज अ मीटर ब्रिज। तो सबसे पहले बच्चों मैं आपको बता दूं कि आज के लेक्चर के बाद यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड हाउ अ मीटर ब्रिज वर्क्स, कैसे हम मीटर ब्रिज की हेल्प से किसी अननोन रेजिस्टेंस की वैल्यू निकालते हैं। क्लियर? तो ये कुछ चीजें हैं जो आप इस लेक्चर के बाद जान जाओगे। एंड फ्रॉम दिस लेक्चर ऑनवर्ड्स आई हैव स्टार्टेड अ क्वेश्चनएयर सेशन एज वेल। हर लेक्चर में हम कुछ इंपॉर्टेंट थ्योरेटिकल क्वेश्चंस भी डिस्कस करेंगे जो बेसिकली रीजनिंग के होंगे। अब और अब से आने वाले सभी चैप्टर्स में आई विल फॉलो दिस प्रोसीजर। तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। लेट्स स्टार्ट विद आवर कॉन्सेप्ट फॉर द टुडे, दैट इज मीटर ब्रिज। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं आपकी स्क्रीन पर मीटर ब्रिज का बेसिक सर्किट डायग्राम विजिबल है। यहां पर बच्चों दिस वायर AB, ये जो AB आपका वायर बना है, दिस वायर इज अ 1 मीटर लॉन्ग वायर। ये एक 1 मीटर का वायर है। सबसे पहले तो आप ये देखिए कि इसका अरेंजमेंट कैसे है। इस 1 मीटर के वायर को, जिसको कि हम 100 सेंटीमीटर वायर भी बोलते हैं, 2 क्लैम्प्स A और C के बीच में बांधा गया है। क्लियर? ये आपकी दीज आर योर कॉपर स्ट्रिप्स, ये दिस A एंड C, एंड ये भी आपका एक अरेंजमेंट है फॉर टाइटनिंग दी वायर्स। अब बच्चों सबसे पहले दिस X इज योर नोन रेजिस्टेंस। आपने अगर आपको व्हीटस्टोन ब्रिज का प्रिंसिपल याद हो तो मैंने उसमें बताया था कि मेरे पास एक अननोन रेजिस्टेंस होता है S, जिसकी वैल्यू मुझे निकालनी होती है, और एक नोन रेजिस्टेंस होता है जिसको मैंने व्हीटस्टोन ब्रिज में R बोला था। और मैंने आपको बताया था ये रेजिस्टेंस मैं रेजिस्टेंस बॉक्स से प्लग इन करके निकालता हूं। तो ये मेरा नोन रेजिस्टेंस है बच्चों X। जो मेरा अननोन रेजिस्टेंस है, जो मेरा व्हीटस्टोन ब्रिज में S था, दैट इज Y हेयर। तो मैं XY भी यूज कर सकता हूं, RS भी यूज कर सकता हूं। तो फॉर योर कन्वीनियंस सर्किट डायग्राम में ये XY है, बट आई विल बी यूजिंग R एंड S। तो R इज योर नोन रेजिस्टेंस एंड S इज योर अननोन रेजिस्टेंस। क्लियर है बच्चों? अब B पॉइंट से मैंने एक गैल्वेनोमीटर लगा रखा है, दिस इज अ गैल्वेनोमीटर। क्लियर? और इस गैल्वेनोमीटर से एक जॉकी है जो मेरे वायर AC पर स्लाइड कर रही है। ध्यान से समझेंगे। B एंड से मैंने गैल्वेनोमीटर लगा रखा है, दिस इज माय गैल्वेनोमीटर। दिस गैल्वेनोमीटर इज स्लाइडिंग ऑन द वायर AC थ्रू अ जॉकी, दिस इज योर जॉकी। A और C के अक्रॉस मैंने एक सेल लगा दिया है और एक की लगाई हुई है। यहां पर भी हम रियोस्टेट लगा सकते हैं या रेजिस्टेंस बॉक्स लगा सकते हैं इस पर्टिकुलर वायर के रेजिस्टेंस को या इस पर्टिकुलर वायर के करंट को कंट्रोल करने के लिए, बट वो हमारा कंसर्न नहीं है। वी आर बेसिकली कंसर्न कि हम कैसे अननोन रेजिस्टेंस निकालें। अब बच्चों बहुत बेसिक सा प्रिंसिपल है। मान लेता हूं मैं G को इस वायर AC पर स्लाइड कराना शुरू करता हूं। तो जब मेरा ये गैल्वेनोमीटर वाला जॉकी D इस पॉइंट पे रहा होगा, दैट मींस बिल्कुल स्टार्टिंग पॉइंट पर रहा होगा, उस केस में बच्चों हमारा लेंथ, भाई AD वो लेंथ है, हम जॉकी को वायर AC पर स्लाइड करा रहे हैं और स्लाइड कराते कराते हम एक ऐसी लेंथ पे पहुंच रहे हैं जब मेरे गैल्वेनोमीटर का डिफ्लेक्शन 0 हो जाए। गैल्वेनोमीटर के डिफ्लेक्शन 0 होने का मतलब है बच्चों व्हीटस्टोन ब्रिज, जो मेरा ऐसा व्हीटस्टोन ब्रिज था, इसके इस आर्म में करंट 0 हो जाए। मुझे वो लेंथ ढूंढनी है। क्लियर है? अच्छा, ये मैं ऑलरेडी जानता हूं कि R इज इक्वल टू रो L अपॉन A। अब ध्यान से देखिए, रो इज द रेजिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल जो कि कांस्टेंट है, A इज द क्रॉस सेक्शनल एरिया जो हम कांस्टेंट ही लेते हैं। आइडियली हम A को कांस्टेंट ही रखते हैं। हम ऐसा नहीं कर सकते कि वायर AC के एरिया को यूनिफॉर्मली चेंज करते जाएं या नॉन यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन का वायर ले। वो अभी मैं थ्योरी वाले सेशन में डिस्कस करूंगा कि क्यों हम कोशिश करते हैं कि A कांस्टेंट हो। तो अब आप एक बात बताओ, अगर मैं रेजिस्टेंस को कांस्टेंट कर दूं, रेजिस्टिविटी मटेरियल पे डिपेंड करती है, तो रेजिस्टिविटी को भी मैं
कांस्टेंट कर दूं, भाई मैं मटेरियल तो नहीं चेंज कर रहा वायर का, तो रेजिस्टिविटी भी बच्चों कांस्टेंट हो गई। तो मेरा रेजिस्टेंस किस पर डिपेंड किया? लेंथ पे डिपेंड किया। दैट मींस अगर मुझे डी पॉइंट पर नल मिल रहा है तो क्या मैं कह सकता हूं कि रेजिस्टेंस ऑफ द पार्ट एडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ एडी। अब बच्चों लेंथ ऑफ एडी को अगर मैं एल मान लूं, इसको मैं एल मान लूं, इसको मैंने एल मान लिया, तो 1 मीटर का वायर है। अगर 1 मीटर का वायर है तो बच्चों ये 100 माइनस एल हो गया। दिस इज माई 100 माइनस एल। तो यहां से मुझे क्या मिला? आर एडी इज प्रोपोर्शनल टू एल एडी, या आर एडी को मैं क्या लिख सकता हूं? सम कांस्टेंट के इंटू एल। ऐसे ही बच्चों रेजिस्टेंस ऑफ डीसी को मैं क्या लिख सकता हूं? सम कांस्टेंट के इंटू 100 माइनस एल। कैसे आया ये मैंने आपको यहां पर समझा दिया। R इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए। रो इज रेजिस्टिविटी जो मटेरियल पे डिपेंड करती है, चेंज नहीं हो सकती। लेंथ पे डिपेंडेंस है और एरिया में यूनिफॉर्म लेता हूं। क्लियर? चलो अब मैं मान लेता हूं कि डी पॉइंट पर मुझे गैल्वेनोमीटर में कोई डिफ्लेक्शन नहीं मिल रहा। क्लियर? देखिए जैसे जैसे मैं डी पर पहुंचता जाऊंगा मेरा ये लेंथ इफेक्ट में आता जाएगा। एडी पर लेंथ है एल। क्लियर? तो डी पॉइंट पर गैल्वेनोमीटर में कोई डिफ्लेक्शन नहीं है। इसका मतलब एक्स वाई एडी एंड डीसी, एक्स वाई एडी एंड डीसी, ये चारों मिलाकर व्हीटस्टोन ब्रिज का कॉम्बिनेशन बना रहे हैं। अब बच्चों व्हीटस्टोन ब्रिज का प्रिंसिपल क्या है? देखिए मीटर ब्रिज इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज। तो व्हीटस्टोन ब्रिज का प्रिंसिपल बच्चों क्या कहता था? P अपॉन Q इज इक्वल टू R अपॉन S। क्लियर? तो P इज व्हाट? L। यहां पर देखिए P इज व्हाट? L। अगर मैं इसी सेम एक्सप्रेशन को अपने फिगर के हिसाब से लिखूं तो P इज रेजिस्टेंस ऑफ AD, Q इज रेजिस्टेंस ऑफ DC, R is X and S is Y। क्लियर? तो अब देखता हूं मैं क्या लिख सकता हूं। RAD बच्चों क्या है? X अपॉन Y को मैंने लिख दिया RAD। व्हाट इज RAD? दिस इज L। व्हाट इज RDC? दिस इज 100 माइनस L। अब बच्चों अननोन वैल्यू क्या है? Y। तो Y का वैल्यू कितना आ जाएगा? Y विल बी, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ Y? Y विल बी X 100 माइनस L अपॉन L। तो यहां से आप देख सकते हो इस एक्सप्रेशन से Y इज द वैल्यू ऑफ द अननोन रेजिस्टेंस जो मुझे निकालनी थी, X वाज द नोन रेजिस्टेंस जो मुझे पता था, L मैंने एक्सपेरिमेंटली मेजर किया है। L बच्चों मैंने एक्सपेरिमेंटली मेजर किया है। अगर मैं इस एक्सप्रेशन को अपने व्हीटस्टोन ब्रिज वाले एक्सप्रेशन से मैच कराऊं तो क्या मैं लिख सकता हूं? S इज इक्वल टू R 100 माइनस L अपॉन L। यहां पर बच्चों क्या है? S मेरा अननोन रेजिस्टेंस है, R मेरा रेजिस्टेंस बॉक्स वाला रेजिस्टेंस था, L मैंने लेंथ मेजर की है। अगर मैं L मेजर कर चुका हूं तो मैं 100 माइनस L भी निकाल सकता हूं। तो ये वो प्रोसेस है बच्चों जिससे हम अननोन रेजिस्टेंस की वैल्यू निकालते हैं इन केस ऑफ मीटर ब्रिज। यहां पर 2-3 चीजें ध्यान रखने वाली हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आपको ध्यान रखनी है बच्चों वो ये है कि दिस इज योर नोन रेजिस्टेंस, दिस इज योर अननोन रेजिस्टेंस। डिफ्लेक्शन, नो डिफ्लेक्शन पॉइंट ऑफ गैल्वेनोमीटर वाले जॉकी को वायर पे स्लाइड करके निकालते हैं। हम जॉकी को वायर पे स्लाइड करते हैं और हम वो पॉइंट ढूंढने की कोशिश करते हैं जहां पर गैल्वेनोमीटर में कोई डिफ्लेक्शन नहीं। उस पॉइंट के अक्रॉस की लेंथ, जैसे वो पॉइंट था D, तो AD की लेंथ विल करस्पॉन्ड टू द रेजिस्टेंस अक्रॉस AD। ऐसे ही DC की लेंथ विल करस्पॉन्ड टू द रेजिस्टेंस अक्रॉस DC और इस पूरे फॉर्मूले से हम ये वैल्यू निकाल लेते हैं। आई होप आपको लॉजिक समझ में आ गया होगा। अब बच्चों कुछ सवालों के जवाब ढूंढने की कोशिश करते हैं जो सभी के मन में आते हैं जब हम ये कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं। तो सबसे पहली चीज, let us start with question 1. Why do we use मैग्नेनिन वायर in मीटर ब्रिज? मैग्नेनिन या कॉन्स्टेंटिन का वायर हम यूज करते हैं मीटर ब्रिज में। इसका रीजन है, मीटर ब्रिज हो या कोई भी ऐसा इंस्ट्रूमेंट हो जहां पर मैं लेंथ पर ऑपरेट कर रहा हूं, अगर बच्चों वायर का रेजिस्टेंस टेम्परेचर के साथ बदलने लगे
मान लीजिए मैं वायर को एक ऐसे मटेरियल से बना दूं जिसका रेजिस्टेंस बहुत सेंसिटिव है टेम्परेचर के टर्म्स में, मैं थोड़ा भी टेम्परेचर चेंज करता हूं तो रेजिस्टेंस बदल जाता है। तो क्या मेरा इंस्ट्रूमेंट सभी स्थितियों में, सभी कंडीशंस में इफेक्टिवली काम करेगा? बिल्कुल नहीं काम करेगा। मैं थोड़ा भी टेम्परेचर वेरिएट करूंगा, रेजिस्टेंस चेंज हो जाएगा, रेजिस्टेंस चेंज हो जाएगा तो मेरा रीडिंग भी बच्चों चेंज हो जाएगा। तो पहला आंसर आपको मिल गया है, बिकॉज मैग्नेटिक एंड कॉन्स्टेंटाइन वायर हैव लेस वेरिएशन इन रेजिस्टेंस विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर। तो इस वजह से हम ये दोनों वायर्स यूज करते हैं। दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं बच्चों, व्हाई शुड वी गेट नल पॉइंट इन द मिडिल ऑफ द मीटर ब्रिज। अब ये बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका सीधा सा जवाब ये है, ताकि हमारी सेंसिटिविटी मेंटेन रहे। इसका एक ही जवाब है, मिडिल पॉइंट पर रहने से हमारी सेंसिटिविटी मेंटेन रहती है और एरर कम से कम आती है। अब सेंसिटिविटी बच्चों कैसे मेंटेन रहती है, यही हमारा 7वां क्वेश्चन भी है। व्हेन इज द सेंसिटिविटी ऑफ द मीटर ब्रिज मैक्सिमम। तो बच्चों मीटर ब्रिज की सेंसिटिविटी तब मैक्सिमम होती है, देखिए दोनों क्वेश्चन एक दूसरे के आंसर हैं। सेंसिटिविटी तभी मैक्सिमम होती है जब हम पहली चीज मिडिल पर नल पॉइंट रखें, दूसरी चीज बच्चों जो चारों रेजिस्टेंस हम यूज कर रहे हैं मीटर ब्रिज में, वो सभी रेजिस्टेंस सेम ऑर्डर के हों। सेम ऑर्डर का मतलब है, अगर मैं सभी रेजिस्टेंस मेगा ओम में यूज कर रहा हूं तो सभी मेगा ओम के हों, अगर मैं सभी रेजिस्टेंस किलो ओम में यूज कर रहा हूं तो सभी रेजिस्टेंस किलो ओम के हों। कारण क्या है बच्चों, मान लीजिए 3 रेजिस्टेंस अलग डोमेन के हैं और अननोन रेजिस्टेंस अलग ऑर्डर का है, तो मेरी सेंसिटिविटी डिस्टर्ब हो जाएगी। अगर मैं मेगा ओम चाह रहा हूं तो सभी मेगा ओम हो, अगर मैं किलो ओम चाह रहा हूं तो सभी किलो ओम। दूसरा बच्चों एक चीज और, बहुत ध्यान से ये पॉइंट समझेंगे। अच्छा, यही आपके इस सवाल का भी जवाब है कि हमें यूनिफॉर्म वायर क्यों चाहिए। देखिए मान लीजिए हमारा वायर यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन का नहीं है, ये मेरा वायर है और ये यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन का नहीं है, किसी पॉइंट पर इसका एरिया ज्यादा है, कहीं पर ये थिक है, कहीं पर ये थिन है। तो बच्चों क्या होगा, अगर मैं इस पॉइंट पे नल ले लूं तो यहां का एरिया ज्यादा है, यहां का कम है। अगर मैं इस पॉइंट पे नल ले लूं तो यहां का एरिया नॉन यूनिफॉर्म है, यहां का यूनिफॉर्म है। तो इस एम्बिगिटी को दूर करने के लिए हम हमेशा यूनिफॉर्म एरिया चाहते हैं। बट इन केस किसी कारणवश मेरा एरिया नॉन यूनिफॉर्म निकल आता है, तब अगर मैं नल पॉइंट मिडिल पे ले रहा हूं, अब मान लीजिए ये नॉन यूनिफॉर्म एरिया है बट मैंने नल पॉइंट मिडिल पे ले लिया। अब बच्चों अगर मैंने नल पॉइंट मिडिल पे ले लिया तो ये वेरिएशन ऑटोमेटिकली कंपनसेट हो गए भाई, कहीं ज्यादा कहीं कम, तो एक एवरेज आ गया। उस एवरेज की वजह से क्या है बच्चों, मेरा जो एरर है ना वो मिनिमाइज हो गया। तो देखिए ये दो तीन क्वेश्चंस एक दूसरे से रिलेटेड हैं। सेंसिटिविटी के लिए क्या जरूरी है बच्चों, सेंसिटिविटी के लिए जरूरी है कि हम नल पॉइंट मिडिल पे लें। नल पॉइंट मिडिल पे लेने के लिए यह भी जरूरी है कि हमारा एरिया अगर नॉन यूनिफॉर्म है तो वो एरर भी हम कम कर लेंगे। और एक और इंपॉर्टेंट चीज कि हमारे जितने भी रेजिस्टर्स यूज हो रहे हैं वो लगभग सेम ऑर्डर के हों। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो बहुत जरूरी हैं। लेक्चर को पॉज करिए, कॉपी पेन लेकर बच्चों इसको नोट कर लीजिए। क्लियर है? चलिए अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ यूजिंग अ मीटर ब्रिज। क्वेश्चन कहना चाहता है कि भाई अननोन रेजिस्टेंस नापने के लिए हमारे पास बहुत सारे मेथड हैं, तो मीटर ब्रिज से हमें क्या फायदा हुआ। तो देखिए बच्चों, मीटर ब्रिज से हमें यह फायदा हुआ कि मीटर ब्रिज जो हमारा मेथड है वो हमारा नल पॉइंट मेथड है। इसमें हम डिफ्लेक्शन से अननोन रेजिस्टेंस को मेजर कर रहे हैं। क्लियर है? तो नल पॉइंट मेथड यूज करने से हमें यह फायदा हो रहा है कि जो हमने सर्किट में अदर एलिमेंट्स लगा रखे हैं, जैसे मान लीजिए हम रेजिस्टेंस को मेजर करने के लिए वोल्टेज और करंट का रेशियो ले रहे हैं, तो हमारा जो सेल है उसका रेजिस्टेंस भी अकाउंट में आ जाएगा। लेकिन बच्चों नल पॉइंट मेथड में, डिफ्लेक्शन मेथड में हमें सर्किट के एलिमेंट्स के रेजिस्टेंस को सर्किट में इंक्लूड करने की जरूरत नहीं है, जिससे बच्चों हमारी एक्यूरेसी बढ़ जाती है। दूसरा कारण जो हमें मीटर ब्रिज से एडवांटेज देता है वो ये है कि यहां पर हमें डिफ्लेक्शन चेक करना है। आप समझ रहे हैं, मुझे कुछ मेजर नहीं करना है, मुझे डिफ्लेक्शन चेक करना है, जिससे मेरा एरर का कॉन्सेप्ट थोड़ा सा कम हो जाता है। मतलब बहुत खास डिफरेंस नहीं पड़ता, मगर हाँ अगर मैं एडवांटेज की बात करूं तो डिफ्लेक्शन मेथड का ये भी एक एडवांटेज है
कि हमें डिफ्लेक्शन डायरेक्टली नहीं रीड करना, हमें उसको चेक करना है कि कितना चेंज हो रहा है। क्लियर है? तो ये एक रिलेटिव चेंज हमें देखना है, हमें एग्जैक्ट वैल्यू से ज्यादा एक रिलेटिव चेंज देखना है। तो ये हमारे दो बेसिकली एडवांटेज हैं आपके मीटर ब्रिज को यूज करने के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Why are connecting resistors in meter bridge of thick copper wire? अब देखिए ये भी बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है। देखो बच्चों, अगर मैं थिक कॉपर वायर यूज करूंगा, मोटा कॉपर वायर यूज करूंगा, तो ऑब्वियसली उसका रेजिस्टेंस कम होगा। और मीटर ब्रिज में हम यही चाह रहे हैं कि सर्किट के एलिमेंट्स का रेजिस्टेंस मेरे अननोन रेजिस्टेंस के साथ इंटरफेयर ना करे। तो मैं अगर थिक कॉपर वायर यूज कर लूंगा तो उसका रेजिस्टेंस बच्चों बहुत कम हो जाएगा, और अगर रेजिस्टेंस बहुत कम हो जाएगा तो वो मेरे सर्किट के पैरामीटर्स को इफेक्ट नहीं करेगा। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन सेज व्हाट इज एंड एरर इन मीटर ब्रिज। अब ये बहुत ही कॉमन सा क्वेश्चन है, बहुत से बच्चों को कंफ्यूजन भी रहता है। एंड एरर का मतलब क्या होता है बच्चों? एंड एरर समझाने के लिए मुझे एक बार सर्किट डायग्राम पे वापस जाना पड़ेगा। चलिए देखते हैं क्या था हमारा सर्किट डायग्राम। ये था बच्चों हमारा सर्किट डायग्राम। अब यहां पर ध्यान से अगर आप देखोगे तो इस सर्किट डायग्राम में ये जो हमारा पॉइंट है, कभी कभी ऐसा होता है कि हम जो वायर बांधते हैं स्ट्रिप से वो एग्जैक्टली 0 पॉइंट से नहीं शुरू होता। भाई टेक्निकली ये जो पॉइंट ए है जहां से मैंने वायर को क्लैंप किया है, यहीं से मेरा 0 स्केल शुरू हो जाना चाहिए, बट कभी कभी यहां से 0 स्केल नहीं शुरू होता। भाई फैब्रिकेशन में प्रॉब्लम आती है, और यही सेम चीज यहां पर भी होती है। जिस पॉइंट पे मैं वायर को सी पे क्लैंप कर रहा हूं, अगर मैं 100 सेंटीमीटर का वायर यूज कर रहा हूं तो एग्जैक्टली इस पॉइंट पर 100 सेंटीमीटर आना चाहिए। बट कनेक्शंस की वजह से कभी कभी वायर को हमें 2 बार रैंप करना पड़ता है, इसकी वजह से ये एग्जैक्ट वैल्यूज बदल जाती हैं। हालांकि ये चेंज मिलीमीटर्स और सेंटीमीटर्स में भी होता है, बट स्टिल अगर मान लीजिए ए पॉइंट पर 0 रीड करना चाहिए और ए पॉइंट पर वो 0.3 है, तो 0.3 का एडिशन आ गया ना, हर मेजरमेंट में वो 0.3 एक्स्ट्रा आता जाएगा। तो इस तरीके के एरर्स को बच्चों हम एंड एरर में इंक्लूड करते हैं। दूसरा, जो भी कॉपर वायर हम यूज कर रहे हैं, स्ट्रिप्स यूज कर रहे हैं, क्लैंप्स यूज कर रहे हैं, इन सब के जो रेजिस्टेंस हैं वो जब अकाउंट में हम लेते हैं तो इन सभी एडिशनल रेजिस्टेंस के अकाउंटेंसी को ही बच्चों हम एंड एरर्स बोलते हैं मीटर ब्रिज के एक्सपेरिमेंट में। क्लियर है? तो आपको मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा कि व्हाट इज एंड एरर। एंड एरर इज द एरर in the actual fabrication when the exact 0 is not at point A, exact 100 is not at point C, and the copper wire resistance, the resistance of the clamps, they are taken into account, then they together are called end errors. Clear है? चलो अब सबसे important question, why is meter bridge method unsuitable for measuring very high resistance? बहुत ध्यान से समझोगे बच्चों ये इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन कह रहा है कि क्यों हम बहुत हाई रेजिस्टेंस नहीं मेजर कर सकते मीटर ब्रिज से। अब समझिए, मान लीजिए मेरा ये जो अननोन रेजिस्टेंस था, सर्किट पे आते हैं वापस, ध्यान से समझते हैं। ये मेरा अननोन रेजिस्टेंस था, ये एस। मान लेते हैं ये रेजिस्टेंस बहुत हाई है। क्लियर? मान लिया ये रेजिस्टेंस बहुत हाई है, ये अननोन रेजिस्टेंस है जो मुझे मेजर करना है। अब बच्चों सेंसिटिविटी के लिए मैं क्या देख चुका हूं, मैंने अभी आपको पुराने क्वेश्चंस में बताया कि सभी रेजिस्टेंस लगभग सेम ऑर्डर के होने चाहिए। तो अगर मुझे बहुत हाई रेजिस्टेंस मेजर करना है तो मेरे आर, पी और क्यू, ये तीनों रेजिस्टेंस भी बहुत हाई होने चाहिए बच्चों। आप समझ रहे हो? ये 3 रेजिस्टेंस भी बहुत हाई होने चाहिए। अब सभी रेजिस्टेंस बच्चों अगर बहुत हाई होने चाहिए तो गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस भी बच्चों हाई होना चाहिए। क्लियर है भाई? अगर मैं सभी रेजिस्टेंस को बहुत हाई ले रहा हूं तो मुझे ये इंश्योर करना पड़ेगा कि गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस भी हाई हो। अब बच्चों अगर मैं गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस बहुत हाई ले लूंगा तो गैल्वेनोमीटर की करंट तो बहुत कम हो गई। भाई अगर सर्किट का रेजिस्टेंस बहुत हाई है तो इसका मतलब सर्किट में जो करंट फ्लो कर रही है वो बहुत बहुत कम हो गई। ठीक है ना? जिसकी वजह से मेरा गैल्वेनोमीटर इनसेंसिटिव हो गया। भाई गैल्वेनोमीटर की करंट जब बहुत कम है तो उसकी सेंसिटिविटी भी तो कम हो गई ना बात।
बच्चों अगर सेंसिटिविटी कम हो गई तो मैं ये बोलूंगा कि अब मेरा गैल्वेनोमीटर इनसेंसिटिव है या लेस सेंसिटिव है। तो मुझे उसकी सेंसिटिविटी को इंश्योर करने के लिए ये इंश्योर करना पड़ेगा कि मैं उसका रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा ना यूज करूं, और उसका रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा तभी नहीं होगा जब मैं बहुत ज्यादा रेजिस्टेंस खुद मेजर नहीं कर रहा, क्योंकि अगर मैं बहुत ज्यादा रेजिस्टेंस मेजर करूंगा तो मुझे सभी रेजिस्टेंस उसी रेशियो में बच्चों चेंज करने पड़ेंगे। क्लियर है? चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्यों मैं बहुत छोटा रेजिस्टेंस नहीं मेजर कर सकता? चलिए अगर मान लीजिए मैं बहुत छोटा रेजिस्टेंस मेजर करना चाहता हूं, तो उस छोटे से रेजिस्टेंस की वजह से मुझे बाकी सभी रेजिस्टेंसेस भी बहुत छोटे लेने पड़ेंगे। मतलब P, Q, R ये तीनों रेजिस्टेंस मेरे बहुत छोटे हों, तभी मैं वो छोटा रेजिस्टेंस मेजर कर सकता हूं। अब बच्चों अगर ये रेजिस्टेंस बहुत छोटे हो गए तो मुझे मालूम है कि जो मैं वायर यूज कर रहा हूं, जो मैं क्लैम्प्स यूज कर रहा हूं, इन सबका कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस तो है ही, बट वो बहुत कम रखा हुआ है मैंने। लेकिन मैं सर्किट के रेजिस्टेंस को भी अगर बहुत कम कर दूंगा तो मेरे वो रेजिस्टेंसेस जो एंड एरर कॉज कर रहे थे, वो रेजिस्टेंस और सर्किट के रेजिस्टेंस लगभग सेम ऑर्डर के हो गए। अब बच्चों जब वो लगभग सेम ऑर्डर के हो गए तो सीरीज में आकर वो मेरे सर्किट का रेजिस्टेंस डिस्टर्ब कर देंगे, तो मेरा फाइनल रिजल्ट भी गड़बड़ हो जाएगा। मतलब ऐसा नहीं करना है कि मुझे वायर का रेजिस्टेंस या अपने अननोन रेजिस्टेंसेस की वैल्यू इतनी कम कर देनी है कि वो रेजिस्टेंस मेरे बाकी सर्किट के रेजिस्टेंसेस से मैच करने लग जाएं, तो भी एरर आ जाएगी। या मैं वो रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा यूज कर दूंगा बच्चों, तो भी एरर आ जाएगी। तो मुझे ये इंश्योर रखना है कि ये रेजिस्टेंस एक बेसिक एवरेज वैल्यू पर हो। क्लियर है? आई होप आपको ये सभी कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुके हैं। देखो बच्चों इसके अलावा आपसे थ्योरी में कुछ नहीं पूछा जा सकता। मीटर ब्रिज में यही सारे क्वेश्चंस बनते हैं जो कॉन्सेप्चुअल हैं, और यही सब क्वेश्चन से बच्चों को डर भी लगता है। देखो कॉन्सेप्ट समझना बहुत आसान है, आपने सर्किट डायग्राम कर लिया और इसका डेरिवेशन तो बहुत ही इजी है, सीधे सीधे व्हीटस्टोन ब्रिज के प्रिंसिपल पर बेस है। प्रॉब्लम कहां आती है? प्रॉब्लम आती है कॉन्सेप्ट्स में, रीजनिंग वाले क्वेश्चन में। तो आई होप ये सभी क्वेश्चंस आपको क्लियर हो गए। क्लियर है? चलिए बच्चों अब इस कॉन्सेप्ट को बिल्कुल अच्छे से करने के लिए एक बहुत बेसिक सा न्यूमेरिकल देख लेते हैं, उसके बाद हम ये लेक्चर खत्म करते हैं। न्यूमेरिकल से हमने जो कुछ भी पढ़ा है उसका एप्लीकेशन हम सीख जाएंगे। चलिए बच्चों हम न्यूमेरिकल देखते हैं। चलिए बच्चों दिस इज द क्वेश्चन दैट वी विल बी डिस्कसिंग टुडे। इन अ मीटर ब्रिज द नल पॉइंट इज फाउंड एट अ डिस्टेंस ऑफ 40 सेंटीमीटर फ्रॉम ए। इस पॉइंट को बच्चों हम मान लेते हैं से सी। अब मेरा क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कि ए से 40 सेंटीमीटर पे मुझे नल पॉइंट मिलता है, दैट मींस दिस इज 40 सेंटीमीटर, दिस डिस्टेंस इज 40 सेंटीमीटर, यहां पर मुझे नल पॉइंट मिल रहा है। इफ अ रेजिस्टेंस ऑफ 12 ओम इज कनेक्टेड इन पैरेलल विद एस, द नल पॉइंट अकर्स एट 50 सेंटीमीटर फ्रॉम ए, डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ आर एंड एस। तो सबसे पहले बच्चों केस 1 लेते हैं। केस 1 हमसे क्या कह रहा है कि हमें 40 सेंटीमीटर पे मिल रहा है, दैट मींस L1 is 40 centimeter and L2 will be 100 minus 40, that is 60 centimeter. क्लियर? चलिए केस 1 में इनिशियली ये 12 ओम नहीं था, दिस वाज नॉट देयर, तो मेरा बाय प्रिंसिपल ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज मेरा फॉर्मूला क्या बनेगा? R अपॉन S इज इक्वल टू 40 अपॉन 60। क्लियर? तो यहां से बच्चों मुझे क्या मिल जाएगा? R अपॉन S इज इक्वल टू 2/3 या R इज इक्वल टू 2/3S। इसको मैं इक्वेशन 1 बोल देता हूं। ये केस 1 है जब मैंने 12 ओम S के पैरेलल में नहीं लगाया था। केस 2 देखते हैं बच्चों। केस 2 में दे आर सेइंग कि S के पैरेलल में एक 12 ओम का रेजिस्टर लगा दिया। अब मैंने मान लिया कि इनका इक्विवेलेंट हो गया S डैश, तो S डैश का वैल्यू बच्चों कितना आ जाएगा? जब S डैश की वैल्यू मेरा बच्चों आएगा 12 इंटू S अपॉन 12 प्लस S, पैरेलल में लगे हुए हैं। अच्छा R अभी भी वही है जो मुझे निकालना है, तो मैं R को वैसे ही रखता हूं, लेट इट बी R। इस केस में L1 न्यू, व्हाट इज L1 न्यू? L1 न्यू इज नाउ द नल पॉइंट अकर्स एट 50 सेंटीमीटर। क्वेश्चन में आप देखेंगे केस 2 में वो बोल रहा है कि नल पॉइंट 50 सेंटीमीटर पे, तो L1 इज 50 सेंटीमीटर। तो बच्चों L2 न्यू कितना होगा? L2 न्यू होगा 100 माइनस 50, दैट इज
50 सेंटीमीटर। तो अगेन मैं व्हीटस्टोन ब्रिज लगाता हूं, प्रिंसिपल लगाता हूं, R अपॉन S डैश इज इक्वल टू 50 अपॉन 50। यहां से बच्चों मुझे क्या मिलता है, R इज इक्वल टू S डैश। इसको मैं बोल देता हूं इक्वेशन नंबर 2। क्लियर है? चलो अब यहां से मैं S डैश का वैल्यू, यहां से S डैश का वैल्यू अगर यहां पे रखूं तो मुझे R का वैल्यू कितना मिलेगा, R का वैल्यू मिल जाएगा 12S अपॉन 12 प्लस S। राइट, मुझे R का यही वैल्यू मिलेगा, 12S अपॉन 12 प्लस S। अब दिस इज इक्वेशन 3। अब आप देखिए फ्रॉम इक्वेशन 3 एंड इक्वेशन 1 दोनों ही R हैं, तो दोनों को इक्वल कर देता हूं, तो मुझे क्या मिलेगा, 12S अपॉन 12 प्लस S इज इक्वल टू 2S अपॉन 3। तो S से S कैंसिल, तो यहां पे इसको सॉल्व करेंगे, 12 3 36, 36 इज इक्वल टू 12 2 24 प्लस 2S। राइट, तो 36 माइनस 24 इज 12, तो 2S इज इक्वल टू 12, यहां से S इज 6 ohms। तो दिस इज वेयर आई गेट माई फर्स्ट आंसर, S is 6 ohms. Once we get the value of S, we can find the value of R. R is 2/3 into 6. This is R is equal to 4 ohm. तो आपने देखा कैसे by using the principle of Wheatstone bridge we can find the unknown resistance। अब यहां पर बच्चों इस तरीके के बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं। मैंने यहां पर 12 ओम पैरेलल में लगाया था, हो सकता है कोई रेजिस्टेंस आपको सीरीज में दे दिया जाए, बट बेसिक कॉन्सेप्ट यही रहेगा। क्लियर है? आई होप आपको इस लेक्चर के बाद मीटर ब्रिज समझ में आ गया है, सभी तरीके के डाउट्स मीटर ब्रिज में क्लियर हो चुके हैं। नेक्स्ट लेक्चर में बच्चों हम लोग पढ़ेंगे पोटेंशियोमीटर। पोटेंशियोमीटर इज अगेन अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। अगर आपको इस लेक्चर के सभी कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए हैं, यू लाइक द लेक्चर, यू फाइंड द कंटेंट वर्दी इनफ, तो इस लेक्चर को शेयर करिए अपने फ्रेंड्स में, अपने कलीग्स में, एंड स्टे ट्यून्ड, कीप वॉचिंग द फ्यूचर लेक्चर एज वेल, सब्सक्राइब द चैनल, स्टे वेल, थैंक यू।